हाँ तो दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं कक्षा 12 या 12th की फिजिक्स का पहला अध्याय वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले बात करते हैं हम आवेश की। तो आवेश की खोज का श्रेय आज से 600 ईसा पूर्व थेल्स नामक एक दार्शनिक थे, उनको जाता है। उनको कैसे जाता है? उन्होंने देखा कि एक अंबर नामक वस्तु जो कि ऊन से जब उसकी रगड़ होती थी तो उसमें एक चुंबकीय प्रभाव या दूसरी चीज़ों को आकर्षित करने का प्रभाव उत्पन्न हो जाता था। तो इसी प्रभाव को देखते हुए उन्होंने इसका नाम आवेश दिया। अब जो हमारा शब्द है इलेक्ट्रिसिटी या वैद्युतिकी, वो अंबर से ही बना हुआ है। अंबर एक ग्रीक भाषा का शब्द है और अंबर का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहीं से हमारी वैद्युत का जन्म हुआ या वैद्युत के बारे में हमने जाना। तो आते हैं आवेश की परिभाषा पर। तो आवेश की परिभाषा क्या कहती है कि द्रव्य का वह गुण, किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अच्छा, वैद्युत प्रभाव के बारे में अभी हमने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया कि अंबर जब ऊन से रगड़ा जाता था तो उसमें एक अपनी दूसरी चीज़ों को हल्का सा आकर्षित करने की शक्ति आती थी रगड़ने के बाद। तो वही जो शक्ति थी उसी को कहलाई, वही चीज़ कहलाई हमारी वैद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। और उस जो चीज़ उसको आकर्षित करती थी वही कहलाया हमारा आवेश। आवेश की प्रॉपर परिभाषा हमारी ये है। थोड़ा जल्दी और शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल आने वाले हैं। तो अब आते हैं, आवेश समझ में आया, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वो वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। जैसे हम ऊन को रगड़ें अंबर पे तो उसमें एक आकर्षित करने का प्रभाव उत्पन्न होगा, जिसे हम वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। उसी गुण को हम क्या कहते हैं? आवेश। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम आवेश के प्रकार। आवेश हमारा दो प्रकार का होता है। पहला है धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। अब हमें कैसे पता चला कि कौन सा धन आवेश और कौन सा ऋण आवेश, या हमने इसको नाम क्यों दिए? इसको नाम देने का श्रेय जाता है हमारे वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन को। इन्होंने देखा कि जब हमारे जो दो वस्तुएं रगड़ी गईं, जैसे कांच और रेशम और बिल्ली की खाल से एनोबाइट की छड़, और ये जब चीज़ें रगड़ी गईं तो कुछ चीज़ों में तो आकर्षण होता है और कुछ चीज़ें में प्रतिकर्षण होता है। तो इस आधार पर उन्होंने आवेश को दो भागों में विभाजित किया, धन आवेश और ऋण आवेश। क्योंकि जब धनावेश के पास आता है तो उसमें प्रतिकर्षण होता है और धनावेश ऋणावेश के पास आता है तो उसमें आकर्षण होता है। तो इस हिसाब से धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार के आवेशों का जन्म हुआ। इसके बाद आते हैं आवेशन की विधियाँ। अब ये जो आवेश होता है ये किन किन तरीक़ों से हो जाता है? आवेशन की विधियाँ, आवेशन की मेनली 3 विधि होती हैं। सबसे पहली घर्षण द्वारा आवेशन। अब घर्षण द्वारा आवेशन मैं अभी चर्चा कर चुका हूँ
कि दो चीज़ों वस्तुओं को रगड़ने के पश्चात जो उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है वो होता है घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, जैसे उदाहरण भी मैं दे चुका हूँ, कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कांच और रेशम। इसी तरह दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन। अब चालन द्वारा आवेशन क्या होता है? यह वो आवेशन होता है जैसे हमारे पास कोई वस्तु है जो कि पहले से आवेशित है और कोई दूसरी वस्तु जो कि आवेशित नहीं है। तो जो आवेशित वस्तु को बिना आवेशित वस्तु के से स्पर्श कराएंगे तो एक आवेशन जो आवेशित थी, जो बिना आवेशित थी, उस पर आवेश चला जाएगा। तो यह कहलाएगी हमारी चालन विधि। जैसे दोबारा बताऊं, किसी आवेश रहित चालक को आवेशित चालक से स्पर्श कराएं तो आवेशित चालक द्वारा आवेश रहित चालक पर कुछ आवेश चला जाता है। तो यह विधि कहलाती है हमारी चालन विधि। इससे दोनों जो चालक हैं हमारे आवेशित हो जाते हैं। तीसरी विधि आती है प्रेरण द्वारा आवेश। अच्छा, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है, किसी आवेशित वस्तु को निकट रखने पर जो अनावेशित वस्तु है उसमें आवेश के पुनर्वितरण द्वारा उसके निकटतम पृष्ठ पर उत्पन्न होने वाले आवेश की यह प्रक्रिया कहलाती है। जैसे इसको उदाहरण द्वारा समझाता हूँ मैं प्रेरण द्वारा आवेशन को। जैसे हमने दो गोले लिए, ठीक है। अब ये दो गोले हमारे आवेश रहित हैं, ये दोनों आवेश रहित गोले हैं। अब प्रेरण द्वारा आवेशन को मैं समझाता हूँ। इसमें क्या होता है कि दो गोले लेते हैं जो कि आवेश रहित होते हैं। अच्छा, इन आवेश रहित गोलों पर अब इनमें कोई आवेश नहीं है, इनके पास एक छड़ लगाते हैं जो कि आवेशित है। इस आवेशित छड़ को जैसे ही गोले के पास लगाए, मान लिया कि ये धनावेशित है, कोई भी ले सकते हैं, धनावेशित है ऋणावेशित, धनावेशित छड़ को इसके पास ले जाएंगे तो जिस गोले से छड़ स्पर्श करेगी वह गोला ऋणावेशित और इसके प्रेरण द्वारा इसमें एक प्रेरण उत्पन्न होगा जिससे दूसरा गोला धनावेशित हो जाएगा। जैसे ही इन गोलों को धीरे धीरे एक दूसरे से पृथक करेंगे, अलग करेंगे, तो ये गोला पूरा जिस पर धनावेशित छड़ हमने स्पर्श की थी ये पूरा ऋणावेशित और दूसरा वाला धनावेशित हो जाएगा। तो ये सिद्धांत कहलाता है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। इसके बाद आते हैं वैद्युत आवेश के गुण। आवेश के मूलभूत गुण। अब आवेश के मूलभूत गुणों में सबसे पहला गुण है आकर्षण या प्रतिकर्षण। हम जानते हैं कि जो सजातीय आवेश हैं, या सजातीय का मतलब या तो धन धन या ऋण ऋण, सजातीय आवेश हमेशा आकर्षण प्रतिकर्षण करेंगे और जो विजातीय आवेश हैं, विजातीय का मतलब एक धन और एक ऋण, विजातीय आवेश हमेशा आकर्षित होंगे। तो ये इनका पहला मूलभूत गुण होता है। इनका दूसरा गुण होता है युग्म उत्पादन। अब ये युग्म उत्पादन क्या होता है?
युग्म उत्पादन होता है। युग्म उत्पादन एक प्रक्रिया है जिसमें एक गामा फोटोन, जिसमें कुछ ऊर्जा होती है, वो किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, तो इसका पूर्ण विनाश हो जाता है या पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है। अब ख़त्म होगा तो इसमें से कुछ निकलेगा, तो ख़त्म होने के बाद इसमें से दो कण निकलते हैं। जैसे एक गामा फोटान, ये किसी नाभिक के अंदर जाके ख़त्म हो गया। अब ख़त्म होने के बाद इसमें से एक पॉजिट्रॉन निकला और एक इलेक्ट्रॉन निकला। ई प्लस को बोलते हैं हम पॉजिट्रॉन, ये कण होते हैं, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। तो एक गामा कण दो कणों में विभक्त हो गया, खुद ख़त्म होकर दो कणों में विभक्त हो गया, तो ये घटना हमारी कहलाती है युग्म उत्पादन। ये दो आवेश हमारे उत्पन्न हुए दो कणों के रूप में, गामा को ख़त्म करें तो ये एक युग्म के रूप में उत्पन्न हुए, जो कि इनको अगर मिला दें ये पॉजिटिव नेगेटिव तो उनका कुल आवेश हमारा 0 हो जाता है। तो ये घटना कहलाती है हमारी युग्म उत्पादन। तीसरा होता है युग्म विनाश। अब युग्म विनाश जो प्रक्रिया है वो जस्ट युग्म उत्पादन के जस्ट उल्टी है। अब उल्टी कैसे है? इसमें क्या था कि गामा कण ख़त्म होके दो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन में विभक्त हुआ था। यहाँ क्या होता है युग्म विनाश में, दो युग्म होते हैं या दो कण होते हैं, एक होता है पॉजिट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। ये मिलके आपस में युग्म जो मिल जाता है तो ये ख़त्म हो जाते हैं, और ख़त्म होने के बाद इसमें गामा फोटोन का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद इसका चौथा गुण आता है वैद्युत आवेशों की योज्यता। अगर हमारे पास कई सारे आवेश हैं, आवेश की योज्यता, अगर हमारे पास कई सारे आवेश हैं तो उनका जो कुल आवेश होगा, मान लो हमारे पास Q1, Q2, Q3 इस तरह के आवेश हैं, तो उनका मान लो कुल आवेश जो Q होगा वो हमारे सभी के योग के बराबर होगा। ये कहलाता है हमारा आवेशों की योज्यता। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम आवेश को लिखते कैसे हैं। तो आवेश को हम Q से दर्शाते हैं, और आवेश का जो मात्रक होता है, ये कि हमारे वैज्ञानिक थे कूलाम, उनके नाम पर हम इसका मात्रक कूलाम लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपके कोर्स में कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है? ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलाम, इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए आवेश के ऊपर। तो इन्होंने एक प्रयोग किया जो कि सफल रहा, वही प्रयोग हम आज आपको बताने वाले हैं। इसमें क्या था कि मान लो कोई दो आवेश हैं, चलो पहले लिख देते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच कार्यरत वैद्युत बल
दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये क्या समझाना चाहते हैं हमें कूलाम्ब जी? मान लो कोई दो आवेश हैं, ये आवेश मान लो हमने Q1 ले लिया और ये आवेश मान लो हमने Q2 ले लिया। तो अब इन दोनों आवेशों के बीच एक वैद्युत बल काम करता है। वो वैद्युत बल मान लो F है, तो वो वैद्युत बल इन दोनों आवेशों के परिमाण मतलब इन दोनों के की जो वैल्यू है उसके गुणनफल के तो समानुपाती होता है। और इनके बीच की दूरी मान लो हमने बीच की दूरी r मान ली, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों समीकरणों को मिलाने पर क्या आया? F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब अगर हम समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लेके आते हैं, तो F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही हमारा कूलाम्ब का नियम है। अब K क्या होता है? K का एक मान होता है, K बराबर होता है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम्ब स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, K को हम अपनी सुविधा के लिए लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो एप्सिलॉन है, जो एप्सिलॉन नॉट है, इसको कहते हैं हम निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है और इसी के साथ ये कूलाम्ब का नियम खत्म होता है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो किसी आवेश के आसपास उत्पन्न होता है, या दूसरी भाषा में इसको लिख सकते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं। ठीक है, ये होती है वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा। इसमें क्या है, कोई एक आवेश है और कोई अन्य आवेश है, तो अन्य आवेश पहले आवेश से कोई वैद्युत प्रवाह का अनुभव करता है, तो ये ऐसे इतना जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है हमारा वैद्युत क्षेत्र। समझ में आया? इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत बल रेखाएं।
अब जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो दूसरा आवेश किस तरह से अनुभव करता है, तो इसमें होता क्या है, किसी आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, वही बल रेखाएं दूसरे आवेश को प्रभावित करती हैं, उसी की वजह से दूसरा आवेश एक वैद्युत प्रवाह अनुभव करता है। तो ये बल रेखाएं जो होती हैं ये एक आवेश से निकलकर चारों ओर फैलती हैं। तो इनकी परिभाषा देख लें। ये वैद्युत क्षेत्र में खींची गई निष्कोण वक्र रेखाएं ये वैद्युत क्षेत्र में खींची गई निष्कोण वक्र रेखाएं हैं, जिनमें जो कि स्वतंत्र एक दूसरे से पृथक होती हैं, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं। ठीक है, जैसे मैं खींच के दिखाऊंगा अभी। जैसे ये कोई आवेश है Q, तो इससे ये बल रेखाएं निकलती हैं और ये चारों ओर ही निकलती हैं, एक दूसरे को कभी कोई बल रेखा काटती नहीं है और ये वक्राकार होती हैं। इन रेखाओं के कुछ गुण होते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो पहला गुण, ये बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, मान लो ये धनावेश है तो ये यहाँ से निकलेंगी, और अगर कोई मान लो ऋण आवेश है तो ये चलती हुई यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगी। तो धनावेश से हमेशा निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। ठीक है, इनका दूसरा गुण है कि ये जो रेखाएं हैं ऋणावेश से धनावेश की ओर नहीं आती, तो ये ऋणावेश से किसी भी सूरत में धनावेश की ओर नहीं आती। ठीक है, तीसरा गुण है इनका, ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। ठीक है, अगला गुण है कि वैद्युत बल रेखाएं से कोई स्पर्शी की, मान लो इनकी स्पर्शी, वैद्युत बल रेखाओं की स्पर्शी या स्पर्श रेखा इनके विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। मान लो जैसे ये कोई हमारी वैद्युत बल रेखा है, तो इस पर हम एक स्पर्शी खींचेंगे तो ये हो जाएगी हमारी वैद्युत बल की दिशा। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र में रखे गए किसी आवेश, इसको परीक्षण आवेश भी बोलते हैं,
के प्रत्येकांक एकांक का मतलब उसका परिमाण एक हो, प्रत्येकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल कार्यरत उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। जैसे कोई आवेश है, कोई परीक्षण आवेश है क्यू नॉट मान लिया, और कोई दूसरा आवेश है एकांक आवेश Q1 मान लिया जिसका परिमाण 1 है। तो इस क्षेत्र में जो एकांक आवेश पे इस पर लगने वाला जो बल होगा वो बल हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो परिभाषा के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुई, E बराबर F अपॉन Q नॉट। या F बराबर E इंटू Q नॉट। ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो है F का न्यूटन, Q का कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो उसमें हमारा परीक्षण आवेश क्यू नॉट था और दूसरा एकांक आवेश Q1 था जिसका परिमाण हमारा 1 के बराबर है। तो अब F का मान रखते हैं, E बराबर F कूलाम्ब के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट इंटू Q1 हम लेंगे, Q1 का परिमाण 1 है तो हम उसे नहीं लेंगे, 1 का मतलब कुछ नहीं बनता, गुणा करो मत करो। Q नॉट इंटू 1 अपॉन R स्क्वायर, और Q नॉट हमारा पहले से है ही है, तो E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R स्क्वायर। ये हो गया एकांक आवेश पर अब मान लो कि आवेश एकांक न होके Q1 है, Q1 का मान हमने एकांक नहीं लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, या Q1 ले लो या खाली Q ले लो, या हमने कोई Q आवेश ले लिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारा E बराबर F की वैल्यू लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और Q नॉट पहले से है तो Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई किसी Q आवेश पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब ये तीव्रता आई, ये थी एकांक आवेश पर और ये थी Q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है वैद्युत द्विध्रुव। जैसा कि इससे नाम से ही पता चल रहा है कि इसके 2 ध्रुव होते हैं, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि 2
समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति। विपरीत प्रकृति का मतलब एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश अत्यंत निकट होने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। मतलब क्या होता है, इसमें दो समान परिमाण के विपरीत आवेश के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, बहुत ही पास रखे दो पॉजिटिव नेगेटिव आवेश होते हैं, और वो जो हमारा जो निकाय बनता है वही हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे इसके उदाहरण है हमारे H2O। H2O क्या है? पानी। पानी को जब और पानी हमारा टूट रहा है तो एक बनता है इसमें H आयन और एक बनता है इसमें OH आयन। तो एक पॉजिटिव आयन बन गया और एक नेगेटिव बन गया। तो एक पॉजिटिव आवेश एक नेगेटिव, और इसके परिमाण दोनों के बराबर होते हैं। तो ये एक H2O इसका उदाहरण हो गया। एक होता है CH4 मीथेन। मीथेन में क्या होता है, एक H आयन होता है और एक CH3 आयन होता है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसी तरह इसके ये उदाहरण हो गए वैद्युत द्विध्रुव के। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, द्विध्रुव बन गया तो अब इसका हम निकालेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, पहले ये द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है कि एक हमारा आवेश पॉजिटिव होता है और एक हमारा आवेश नेगेटिव होता है। ये दोनों बहुत ही कम दूरी पर रखे होते हैं। तो इनका आघूर्ण क्या कहलाता है? ये दोनों के परिमाण बराबर होते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश के परिमाण, किसी एक को ले लो क्योंकि दोनों के परिमाण बराबर होते हैं। किसी आवेश के परिमाण तथा बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मान लो इनके बीच की दूरी हमने 2L ले ली। आप कहोगे L क्यों नहीं ली साहब? L भी ले सकते थे, ये आपके ऊपर है। अब क्या है कि आगे हम इसमें कुछ डेरिवेशन करेंगे जिनमें कुछ सुगमता हो जाए, कुछ सरल हो जाए, इसीलिए हम इसको 2L लेके चलते हैं। लेकिन आप चाहें तो L भी ले सकते हैं। तो इसे हम P से दर्शाते हैं। तो परिभाषा के अनुसार P बराबर क्या हुआ, Q इंटू 2L। ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि वैद्युत द्विध्रुव की किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। अच्छा, इसकी मोस्टली दो स्थितियां हैं। एक है पहली स्थिति अनुदैर्ध्य, या अक्षीय। दूसरी है अनुप्रस्थ या निरक्षीय। सबसे पहले हम अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं अनुदैर्ध्य का। तो ये मान लो हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसको यहाँ एक हमारा आवेश Q माइनस है,
ये हमारा Q पॉजिटिव है, इनके बीच की दूरी हमने 2L ली थी, और हमें मान लो यहाँ पर कोई बिंदु P है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये मान लो बिंदु A, ये B, ये मान लो बीच का बिंदु O। दोनों के बीच की दूरी हम 2L लेते थे, इसीलिए लेते थे। अब ये बीच से हमारी O से A तक L हो गई, और O से B तक हमारी L हो गई, और दोनों के बीच की दूरी हमारी 2L होती है। अच्छा, हम बीच वाला बिंदु इसीलिए लेंगे क्योंकि इन दोनों आवेशों का जो मध्य बिंदु होगा, हम तीव्रता उसी से निकालेंगे, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच में हमारी तीव्रता बराबर होगी, और यहीं से हमारी दोनों आवेशों की तीव्रता निकल के आएगी बिंदु P पर। तो O से P तक की हम दूरी मान लो R ले लेते हैं। O से P तक की R हो गई, तो A से P की निकालेंगे, तो ये यहाँ तक R है, यहाँ तक L है, तो A से P की हो गई R माइनस L, और B से P की निकालेंगे तो O तक R है, ये L है, तो R प्लस L। ये दूरी यहाँ B से P तक हो गई हमारी R प्लस L। ठीक है, अब ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं, अब A पर बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम। बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको नाम दे देते हैं EA। ये बराबर होगी, क्योंकि A पर आवेश हमारा Q काम कर रहा है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहती है, इसका फॉर्मूला अभी हमने बताया था, 1/4πε0 और बीच की दूरी A पर बीच दूरी कितनी है हमारी बिंदु P से R माइनस L, आवेश Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से निकालेंगे बिंदु B पर। ये हो गई बिंदु A पर Q पॉजिटिव आवेश के कारण तीव्रता, अब निकालेंगे Q नेगेटिव आवेश के कारण बिंदु B पर। बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मान लिया EB, ये हो गई हमारी 1/4πε0 Q अपॉन, यहाँ दूरी हो गई R प्लस L, तो R प्लस L का स्क्वायर। जो परिणामी तीव्रता होगी हमारी, E बराबर दोनों के योग के बराबर होगी, क्योंकि तीव्रता हमारी सदिश राशि है, इसीलिए जो ऋणावेश के कारण तीव्रता उत्पन्न होगी वो ऋण होगी, और जो धनावेश के कारण तीव्रता उत्पन्न होगी वो धन होगी। तो E बराबर हो जाएगा हमारा EA माइनस EB, क्योंकि B हमारा नेगेटिव है। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता निकालेंगे, मैं E और EB के मान रख देंगे। E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर।
अब इसमें से 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे, ये बचा 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेके इसको हल करेंगे, q/4πε0, इसका एलसीएम लेके हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा r² प्लस l² प्लस 2rl माइनस r² प्लस l² माइनस 2rl अपॉन r² माइनस l² का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया E बराबर q/4πε0 4rl अपॉन r² माइनस l² का होल स्क्वायर। ये हमारा E निकल के आ गया। ठीक है, अब हमारा q × 2l बराबर p होता है, तो हम यहाँ पर q और 2l यहाँ से p लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4πε0 2pr अपॉन r² प्लस l² का होल स्क्वायर। ये थी हमारी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आते हैं अगली स्थिति पर, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका चित्र समझ लीजिए, अगर चित्र तुम्हारी समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो ये हमारा द्विध्रुव है, इस पर ये बिंदु आवेश Q नेगेटिव है और इस पर बिंदु आवेश Q पॉजिटिव है। और मान लो यहाँ कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। हम जानते हैं कि ये मान लो O बिंदु है, ये दूरी L हो गई और ये भी दूरी L हो गई, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 2L होती है। और O से P पर जहाँ हमें बिंदु तीव्रता निकालनी है वो दूरी हमने R मान ली। Q से P को मिलाएंगे और इस Q पॉजिटिव से भी P को मिलाएंगे। ये कोण मान लिया हमने थीटा, ये एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, तो ये तीनों कोण हमारे थीटा होंगे। तो ये L है, ये R है, ये 90 अंश का कोण बन गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये दूरी हो जाएगी हमारी r² प्लस l² अंडर रूट, और ये भी हो जाएगी हमारी r² प्लस l² अंडर रूट। ठीक है। अच्छा, इसको हम जब थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि E हमारी एक सदिश राशि है, तो E निकालने के लिए हमें इसके वियोजित घटक लेने होंगे। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये कोण हमारा 2 थीटा हो जाएगा, उसके बीच में लंब डालेंगे तो ये हो जाएगा थीटा। तो इसका जो वियोजन होगा ये होगा हमारा परिणामी E। अब इसके दो वियोजित होंगे, एक ये और एक ये। तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये बिंदु हमने मान लो A ले लिया और ये B ले लिया, तो A के कारण जो E पर वियोजन होगा EA cos थीटा, और यहाँ हमारा B के कारण जो वियोजन होगा E का परिणामी तीव्रता का, वो होगा EB cos थीटा। ठीक है, चलिए, तो हमारा परिणामी E होगा, वो बराबर होगा EA cos थीटा प्लस
ई बी कॉस थीटा, ये सदिश के वियोजन के कारण इसका परिणामी होगा, क्योंकि हमारी ई है जो तीव्रता है वो एक सदिश राशि है। चलिए अब ई ए और ई बी की वैल्यू रखते हैं। तो ई बराबर ई ए क्या होगा, ई ए के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सूत्र हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्ग, वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा, ये क्या था क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्ग, वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा, चलो बाद में काट देंगे। ए से पी पर आवेश बटे बीच की दूरी का वर्ग, तो बीच की दूरी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू कॉस थीटा प्लस ई बी हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बी के कारण पी पर इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से हम, अब ये दोनों सेम हो गए, दोनों जुड़ जाएंगे, ई बराबर आ जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अब कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ये किसी भी समकोण त्रिभुज को ले लो, थीटा, और इसमें ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ कितना था एल, कर्ण कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये होगा एल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब कॉस थीटा की वैल्यू हम ऊपर वाले समीकरण में रख देंगे, तो ई बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसके पे घात 1 है, इस पे घात 1/2 है, तो दोनों को मिला के घात हो जाएगी 3/2। ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। तो ये हो गई हमारी निरक्षीय अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम ये किसी और वायु या निर्वात के अलावा किसी और माध्यम में लेते हैं, तो यहाँ पे एक और नियतांक जुड़ जाता है के, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक। अब हमारा इस अध्याय का अंतिम आखिरी टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगा बलागुण। मान लो ये हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है, चित्र समझ लो, बाकी सब समझ में, और इसमें मान लो कोई हमारा द्विध्रुव रखा है, मान लो -q और ये +q। मान लो ये विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। अच्छा, q पर जो लगने वाला बल होगा हम जानते हैं F बराबर E/Q होता है, और E बराबर F/Q होता है, तो F बराबर हो गया QE। तो ये +q के अनुसार ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो बल लगेगा वो QE, और -q के कारण जो बल लगेगा वो भी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ये लगेगा -QE। ये दोनों ध्रुवों पर हमारा बल लगेगा। अच्छा, अब ये बल
कि एक काल्पनिक रेखा खींचें तो ये एक दूसरे को यहाँ पर काटते हैं। तो ये जो दूरी हुई, ये मान लो कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा निकालेंगे तो ये दूरी 2l है, तो साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण से तो ये भुजा हमारी आ गई, इसको मान लो ABC, तो AC आ गई हमारी लंब बटे कर्ण से 2l साइन थीटा। तो हमारा आघूर्ण होता है जिसको हम टॉर्क्यू या टो से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण गुणा लंबवत दूरी, बलों के बीच लंबवत दूरी। तो हमारा टॉर्क्यू हो जाएगा, बल का परिमाण हमारा कितना है QE इंटू लंबवत दूरी हमारी AC, तो टॉर्क्यू बराबर हो जाएगा QE, AC हमारी है 2l साइन थीटा। तो हमारा बलाघूर्ण निकल के आ गया, टॉर्क्यू बराबर E, अच्छा Q इंटू 2l को लिख सकते हैं हम P के बराबर, EP साइन थीटा, क्योंकि P बराबर Q इंटू 2l। टॉर्क्यू का जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है हमारा न्यूटन मीटर। इसी के साथ आपकी थ्योरी का पोर्शन यहीं ख़त्म होता है। अब अगली वाली क्लास में इसके कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।